दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाम्बी, जो कि नागराज और शक्ति का 2 in 1 विशेषांक है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और वहां से मीलों दूर बैठी चंदा के मस्तिष्क में ये पुकार गूंजने लगी, बचाओ। ओह, किसी स्त्री पर कोई अति शक्तिशाली पुरुष अत्याचार कर रहा है। मुझे तुरंत वहां पर पहुंचना होगा, मैं अभी। लेकिन इससे पहले कि चंदा अपना रूप बदलने का प्रयास कर पाती, लो भाभी, कॉफी पियो, सर दर्द में आराम मिलेगा। रख दे ममता, मैं थोड़ी ठंडी करके पीती हूँ कॉफी। तू तू जा, काम कर। मुझे कोई काम नहीं है भाभी, मैं तुम्हारे सामने बैठकर ही कॉफ़ी ठंडी कर देती हूँ। थोड़ी गपशप भी मार देंगे इसी बहाने। शायद इधर उधर की बात करने से भाभी का दिल बहले, इनका दिमाग बदले। ओह, जब तक ममता मेरे सामने रहेगी तब तक मैं रूप नहीं बदल पाऊंगी। जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, वरना उस स्त्री की जान चली जाएगी। बचाओ, बचाओ। चंदा दो रूप होने की मुश्किलों का पहला स्वाद चख रही थी, और महानगर में भारती के दिमाग पर अंधेरे की परतें और मोटी होती जा रही थी। बस, बहुत बर्बाद कर लिया मैंने अपना कीमती समय। अब तू अपनी मौत के रास्ते पर चलना शुरू कर दे। जितनी देर में तेरा शरीर जमीन से टकराएगा, उतनी देर में मैं अपने मतलब की चीज ढूंढ लूंगा। लो, कहते ही मिल गई मुझे मेरे मतलब की चीज। इस पर नागराज का नाम लिखा है। जरूर इसमें नागराज से संबंधित जानकारी मौजूद है। उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नागराज खुद तेरे सामने खड़ा है। बोल, क्या चाहता है तू मुझसे? आज तो मैं जो मांगता मुझे मिल जाता। मुझे तेरी मौत चाहिए नागराज। वैसे अगर तू चुपचाप सुंकू के साथ चलने को तैयार हो तो सुंकू तेरी जान बख्श भी सकता है। अपनी और तुम्हारी बात तो मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले तुझे भारती को जान से मारने की कोशिश करने की सजा तो दे दूं। ये तो संयोग था कि मैंने यहाँ एन वक्त पर पहुंचकर भारती को नागरस्सी की मदद से बचा लिया। तड़ाक, वरना आज कुछ भी हो सकता था। आह, तो तू अपने आप को न्यायाधीश समझ रहा है, सजा देने वाला। लेकिन तुझे जान से मारने की सजा मुझे कौन देगा, ये मरने से पहले बताते जाना। धड़ाक। लगता है जैसे मेरा जबड़ा टूट गया हो। इतना तेज वार मैंने अपनी जिंदगी में कम ही खाए हैं। अद्भुत शक्ति है इस नागमानव सुंकू में। इसकी शक्ति देखकर मुझे वो प्राणी याद आ रहा है जिसकी सूंड ने मुझे समुद्र के नीचे दबोच कर रखा था। लेकिन ये आया कहाँ से है? मेरी उस प्राणी से लड़ाई होने के बाद ही ये सुंकू मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया है। पृथ्वी के लगभग सभी सर्पों से परिचित होने के बावजूद मैं इसे नहीं जानता। लेकिन इसकी शक्ति देखकर मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई अगर जल्दी खत्म नहीं हुई तो ये सुंकू मुझ पर हावी हो सकता है। विस्फुंकार का प्रयोग करना खतरनाक होगा, क्योंकि उसके महक से बेहोश भारती को भी खतरा पहुंच सकता है। इसको नाग रस्सी से जकड़ने की कोशिश करता हूँ और नागों को आदेश देता हूँ कि इसको किसी भी स्थिति में आज़ाद ना होने दे। ये धरातल के कमजोर नाग मुझे पकड़ नहीं सकते नागराज। इनको तो मैं तिनकों की तरह उड़ा दूंगा। अपनी अति मानवीय शक्ति से सुंकू ने नाग रस्सी को तोड़ डाला। लेकिन फिर अगले ही पल नाग रस्सी के टुकड़े उसके शरीर से वापस लिपट गए। सुंकू बार बार नाग रस्सी को तोड़ता रहा, लेकिन नागों ने भी उसको ना छोड़ने की कसम खाई हुई थी। ये तो जोंक की तरह मुझसे चिपट गए हैं। अब इनको मौत देने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे अपने शरीर के अंदर संचित लावे की ऊर्जा का प्रयोग करना होगा। अचानक ही सोंकू के शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। देखते ही देखते उसका शरीर लावे सा लाल होकर दहकने लगा। उसके शरीर पर लिपटे नागों को राख का ढेर बनने में पल भर भी नहीं लगा। अब तेरी बारी है नागराज। तेरी मौत, अंत्येष्टि और अस्थि विसर्जन सब एक साथ कर दूंगा। आश्चर्य, इसने अपने शरीर के बढ़ते तापमान को लावे की ऊर्जा कहा। आखिर इस बात का क्या मतलब हो सकता है?
लावा तो पृथ्वी के अंदर होता है। क्या ये प्राणी पृथ्वी के अंदर से आया है? खैर, कहीं से भी आया हो, सबसे पहले तो इसको ठंडा करना होगा। फिस। तेरी सारी शक्तियां मुझ पर बेअसर है नागराज, और मेरी ऊर्जा को तू किसी भी साधन से बुझा नहीं सकता। मुझको खतरा सिर्फ तेरे विष से है, और उसके लिए मैं तुमको अपने पास पहुंचने ही नहीं दूंगा। अब तुझे राख का ढेर बनाने से कोई नहीं बचा सकता। ये मेरे बिजनेस के बारे में कैसे जानता है? इसका बदन तो इतना दहक रहा है कि ये जहां पर भी हाथ लगा रहा है वो चीज़ें गले जा रही है, चाहे वो स्टील की अलमारी हो या कंक्रीट का फर्श। सिर्फ इसने अपनी पूंछ को ठंडा रखा है, वरना ये जहां खड़ा होता है उसके नीचे का फर्श ही गल जाता। इसकी पूंछ में 20 दंश गड़ाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सुंकू नागराज की इस चाल को भांप गया था। दांत गड़ा पाने से पहले ही दुम के एक भीषण वार से नागराज दूर जा गिरा। तड़ाक! और सुंकू की दहकती जीभ नागराज की गर्दन पर पीछे से आकर कस गई। सट! आह! अब ये दहकती जीभ तेरी गर्दन को ऐसे ही काट देगी जैसे मक्खन को गर्म छुरी। नागराज चीख उठा, क्योंकि गर्म जीभ उसकी गर्दन को गलाती जा रही थी, और पीछे से गर्दन कसने के कारण नागराज जीभ पर 20 दंश भी नहीं गड़ा सकता था। और वहां से दूर दिल्ली में चंदा भी ममता से पीछा छुड़ाने के लिए गर्मी का ही इस्तेमाल कर रही थी। ओ ओ भाभी, ये क्या किया? गर्म गर्म कॉफ़ी अपने ऊपर गिरा ली। जली तो नहीं? नहीं ममता, कॉफ़ी ठंडी हो गई थी, पर कपड़े बदलने पड़ेंगे। सोच रही हूँ कि नहा ही लूँ। गुड आइडिया भाभी। काश ये आइडिया थोड़ा पहले आ जाता। यहाँ पर मुझे रूप बदलते कोई नहीं देख पाएगा। चंदा का शरीर एकाएक चमकने लगा। पूरा बाथरूम एक अंधा कर देने वाली रोशनी से भर गया, और उस बाथरूम से निकलकर डक्ट के रास्ते इमारत से बाहर निकलने वाले उस प्रकाश पुंज को कोई नहीं देख पाया, जो प्रकाश की गति से महानगर स्थित भारतीय कम्युनिकेशन की इमारत की तरफ बढ़ रहा था। वहाँ पर जहाँ जिंदगी और मौत से वहां पर जहां पर जिंदगी और मौत में सिर्फ चंद सांसों की दूरी थी। आह! इसकी जीभ मुझे जला तो रही है, पर इस चक्कर में इसने मुझे वो मौका दे दिया है जिसकी मुझे तलाश थी, क्योंकि चाहे मैं इसको सर्प रस्सी द्वारा पकड़ूं या ये मुझे जीभ द्वारा पकड़े, हम दोनों के शरीर तो आपस में बंध ही गए हैं। अब मैं एक बार देव कालजयी का नाम लेकर हाथों की जलन सहकर इसकी जीभ पकड़ लूं तो मैं इसको घुमाकर दीवार पर मार सकता हूँ। ढम! अब इसका दहकता शरीर दीवार को गलाता हुआ इमारत से बाहर निकल जाएगा, और इस झटके से ये मेरी गर्दन को भी आज़ाद करने पर मजबूर हो जाएगा। मेरी जली गर्दन को मेरी नाक शक्तियाँ कुछ ही पलों में ठीक कर देगी, लेकिन सुंग को जमीन से टकराने के बाद बेदम हो जाएगा। इसकी अति मानवीय शक्ति इसको मरने तो नहीं देगी, लेकिन ये इतना घायल जरूर हो जाएगा कि मैं इस पर काबू। अरे, ये तो गिरते गिरते अपना हाथ बढ़ा रहा है, और उससे ऊर्जा भी निकलकर जिस स्थान से टकरा रही है वहां पर एक गड्ढा बन रहा है, और सुंग को जमीन से टकराने के बजाय गड्ढे में समा रहा है। नागराज, मैं अपनी बहुत ऊर्जा खर्च कर चुका हूँ, अब मैं तेरे सामने टिक नहीं पाऊंगा, पर याद रखना, ना तो तू बचेगा और ना ये शहर। सुंकू के अंदर जाने के साथ साथ गड्ढा भी बढ़ता जा रहा है। आश्चर्य! अब मैं इसके पीछे भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। भारती अब तक होश में नहीं आई है। इसको लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। नागराज उस प्रकाश पुंज को नहीं देख पाया था जो केबिन में प्रविष्ट हो रहा था और एक निश्चित आकार धारण कर रहा था। बस दुष्ट, वहीं रुक जा। अब मैं तुझे इस स्त्री पर और अत्याचार नहीं करने दूंगी। अब कौन? अरे, कौन हो तुम? शक्ति कहकर संबोधित कर मुझे दुष्ट। मैं हूँ पुरुषों के अत्याचार के खिलाफ नारी के विद्रोह की आवाज़। जब भी किसी स्त्री पर अत्याचार होता है तो उसकी चीख सुनकर शक्ति मदद को ज़रूर पहुँचती है, अत्याचारियों को दंड देने के लिए। भारती की पुकार पर थोड़ी देर से पहुंची चंदा यानी शक्ति सुंकू के स्थान पर नागराज को पाकर उसे ही अपराधी समझ बैठी है।
और नागराज नागराज के लिए इस जटिल स्थिति को समझ पाना बहुत मुश्किल था। तड़क! यहाँ तो कुछ और ही कहानी है। पहली नज़र में तो मैं इसको सुंकू का साथी समझ बैठा था। मेरे खड़क को गिराकर तू समझता है कि तूने जंग जीत ली है, लेकिन मैं शक्ति हूँ, देवी माँ के आशीर्वाद द्वारा प्राप्त की गई शक्ति। मैं जिस धातु पर हाथ रख देती हूँ वो पिघलकर हथियार बन जाता है। शक्ति के हाथों से तीव्र ऊष्मा पैदा होकर टेबल के फ्रेम को गलाने लगी और फिर वो गली हुई वस्तु धातु का एक आकार धारण करने लगी, वो आकार जो जानलेवा था। साए साए, लेकिन सिर्फ एक आम आदमी के लिए, नागराज के लिए नहीं। अरे ये क्या, तुझ पर खंजरों का कोई असर नहीं हुआ? नहीं, नागराज पर ऐसे हथियारों का कोई असर नहीं होता सकती। बस थोड़ी सी गुदगुदी जरूर हुई। वैसे तेरी शक्तियां मुझे कुछ अद्भुत और खतरनाक लग रही है, और मैं तुमको उन शक्तियों का प्रयोग करके अपनी जान लेने 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 दे सकने के मूड में नहीं हूँ। नागराज के नाक शक्तियाँ सरसरा उठी, लेकिन उससे पल भर पहले शक्ति का हाथ एक बार फिर टेबल लैंप के मेंटल स्टैंड पर कस चुका था, और नाग के पास पहुंचते ही शक्ति का हाथ बहुत तेजी से घूमने लगा। और जब उसका हाथ रुका तो नागराज के सारे नाग सीख कबाब की तरह धातु के उस नुकीली छड़ से लटक रहे थे। आश्चर्य है, इतनी फुर्ती तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। इसको एक मौका भी और देना अपनी जान का सौदा करने के बराबर होगा। वैसे भी सुंकू से हुई लड़ाई ने मुझे थका दिया है। इस शक्ति को जल्दी से जल्दी ही काबू में करना होगा। नागराज ने विस्फुंकार का प्रयोग किया। फूं, और शक्ति लड़खड़ा गई। आह! इसके मुख से निकली फुंकार से तो मेरा सर चकरा गया है। जरूर ये विस्फुंकार है। इसके इस शक्ति से बचने के लिए इस छोटे से कक्ष से बाहर निकलकर खुली हवा में जाना होगा। शक्ति का हाथ इमारत के ढांचे में लगे सरियों पर कस गया और उस छड़ से बने लोहे का तार पर झूलकर शक्ति नीचे पहुंच गई। वेरी गुड, इसने वही किया जो मैं चाहता था, वरना यहाँ पर मेरी शक्तियों के प्रयोग से भारती को भी नुकसान पहुंच सकता था। नागराज ने भी शक्ति के पीछे जाने में समय व्यर्थ नहीं किया। भागने से पहले ये तो बताती जा सकती कि तू आई कहाँ से है और है कौन। जरूर बताऊंगी नागराज, लेकिन आराम से, क्योंकि मेरा भागने का इरादा कतई नहीं है। लोहे की मजबूत छड़ें नागराज के चारों तरफ के कंक्रीट पेवमेंट में धंसने लगी। ठग ठग, और कुछ ही पलों बाद नागराज शक्ति द्वारा बनाई गई जेल में कैद था। अब तो कहीं भाग नहीं सकता नागराज, और खुले में मैं तेरी शक्तियों को आराम से निष्क्रिय कर सकती हूँ। वैसे अब मुझे तुमसे लड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उस लड़की की गवाही पर कानून खुद तुझे सजा देगा। अब तू यहाँ कानून के रखवालों का इंतजार कर, और मैं चलती हूँ। आमतौर पर मैं अपनी शारीरिक नाक शक्ति का प्रयोग करके ऐसी छड़ों को उखाड़ फेंकता हूँ, पर ना जाने क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं भी तुझे अपनी शक्तियाँ दिखाऊं। इसलिए मैं इस जेल से बाहर निकलने के लिए इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करूंगा। कहो कैसी रही? तू इच्छाधारी नाग है। ओह, तेरी शक्तियों को मैंने कम आंका था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लो, अब मैं तुझे एक और नई शक्ति दिखाती हूँ। शक्ति ने जमीन पर हाथ रखा और जमीन में मौजूद धातु के कण उसके हाथ की उष्मा को ग्रहण करके पिघलने लगे, और नागराज के कुछ समझ पाने से पहले ही पिघलती धातु की एक लकीर नागराज की तरफ लपकी और नागराज को तेजी से चारों तरफ से ढकने लगी। ओह, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, और कुछ ही पलों में नागराज धातु के एक कवच में ढक गया था। अब तो इस कैद से आजाद नहीं हो पाएगा। अरे ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम, और नागराज को तुमने इस पिघली धातु में कैद क्यों कर दिया है? ओह, तू तो वही लड़की है जिस पर नागराज अत्याचार कर रहा था। शक्ति नारियों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करती, पर यह तुमने कैसे जाना कि मुझ पर नागराज अत्याचार कर रहा था? मुझ पर तो सुंकू नाम के एक नागमानव ने घातक हमला किया था। नागराज ने तो मुझे बचाया होगा, पर तुम ये सब कैसे जानती हो? ओह, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर यहाँ पर आई थी, और यहाँ पर मुझे सिर्फ नागराज ही मिला।
मुझसे चूक हो गई। मैं अभी धातु पिघलाकर नागराज को बाहर निकाल लेती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है शक्ति। धड़ाक। मैं पहले ही कवच से बाहर निकल चुका हूँ। तुमने मुझे चारों तरफ से धातु से तो ढक दिया था, लेकिन मेरे पैरों के नीचे धातु नहीं, जमीन थी। बस मेरे सर्पों ने मेरे पैरों के नीचे की जमीन खोद दी और मैं उससे बनी सुरंग के रास्ते बाहर निकल आया। मुझे तुमसे माफी मांगनी है नागराज। अनजाने में मैं तुमको अपनी दुश्मन समझ बैठी। ये तो मैं शुरू से ही जानता था, इसलिए मैं तुम पर हमला नहीं, सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। लेकिन मेरा काम अधूरा रह गया। जब तक मैं उस सुंकू को दंड नहीं देती, तब तक मेरा काम अधूरा ही रहेगा नागराज। मैं समझता हूँ शक्ति, सुंकू की तो मुझे भी तलाश है। हम दोनों मिलकर भी उसे ढूंढ सकते हैं। अभी मुझे वापस जाना है नागराज, मैं रुक नहीं सकती। कोई बात नहीं, मैं अपने एक सर्प को सूक्ष्म रूप में तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। उससे मेरा मानसिक संपर्क बना रहेगा। हम में से जो भी पहले सुंकू को ढूंढ लेगा, वो दूसरों को सर्प के माध्यम से सूचित कर देगा। ठीक है नागराज, अब मैं चलती हूँ। शक्ति का शरीर फिर से चमकने लगा। फिर आश्चर्यजनक शक्तियाँ है इस स्त्री में। यह आखिर है कौन नागराज? पहले तो कभी नहीं देखा इसे। ये जो भी है भारती, सच्चाई के साथ है, हमारे साथ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी इससे एक बार फिर मुलाकात होगी। और दिल्ली में, उफ, कितना टाइम लगा रही हो चंदा भाभी? जवाब तो दो कम से कम। कम से कम हाँ तो कह दो। तबीयत तो ठीक है ना? एकदम ठीक टाइम पर पहुंची। अब फटाफट कपड़े बदल लूं। क्या भाभी, कब से चिल्ला रही हूँ, सुनाई नहीं पड़ा क्या? तो बुला रही थी। सॉरी ममता, शॉवर के शोर में कुछ सुनाई नहीं पड़ता। चलो कोई बात नहीं, तुमने तो मुझे घबरा दिया भाभी। अब माफ भी कर दे ममता। चल मैं तुझे गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खिलाती हूँ। यहाँ पर तो मामला प्यार मोहब्बत से सुलझ गया था, लेकिन कहीं और पर मामला संगीन होने वाला था। मूर्ख, तू एक मानव को नहीं मार पाया। इतनी शक्तियाँ होने के बावजूद भी तुझे तक्षक महाराज के पास ले जाना ही होगा। तड़ाक। और फिर तो भाग आया, और वो भी सब मानव के सामने भूमि के रास्ते से। तूने मानव को इसका स्पष्ट संकेत दे दिया है कि तू कहाँ से आया। मेरी संचित ऊर्जा समाप्त हो रही थी महाराज। तो अब तेरी नाकाम जिंदगी भी समाप्त हो जानी चाहिए। इसको लावा कुंड में डाल दो। ठहरो, दंड देने से पहले इसका पक्ष भी सुन ले। महाराज, मैंने उस नागमानव को तो ढूंढ तो लिया था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो स्वयं उस स्थान पर आ जाएगा। मैं उसकी शक्तियाँ भी पूरी तरह से नहीं जानता था, इसी कारण मुझसे ये चूक हो गई है। तुम्हारी तर्क में दम है सुंकू। हम तुमको एक और मौका देंगे। धन्यवाद महाराज। मेरा भाग्य अच्छा है कि महाराज के क्रूर रूप पर उनका दयालु रूप हावी हो गया, वरना मैं जिंदा नहीं बचता। लेकिन सुंकू की हरकत से मानव सावधान भी हो गए होंगे, और उनको हमारे पृथ्वी के नीचे होने का पता भी चल गया होगा। अब हम इंतजार नहीं कर सकते। कल से ही पृथ्वी को भरने का काम शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, वैसे भी प्रतीक्षा करने का अब कोई कारण भी नहीं बचा है। एक अजीबोगरीब हमले की तैयारी शुरू हो रही थी, लेकिन सतह पर के कुछ लोग इस हमले की संभावना को पहले ही भांप चुके थे। सुंकू का अपने शरीर की ऊर्जा को लावे की ऊर्जा कहना और उसका भूमि में उसी तरह गायब हो जाना जैसे वो आयल रिंग गायब हो गई थी, एक ही तरफ इशारा करता है, और वो ये कि हमला जमीन के नीचे से किया जा रहा है। लेकिन ये पता होने का फायदा क्या है नागराज? क्योंकि पृथ्वी के नीचे जाने का रास्ता पता चले बगैर हम ना तो अपने दुश्मनों तक पहुंच सकते हैं और ना ही उनको रोक सकते हैं। रास्ता भी पता ही चल जाएगा भारती, क्योंकि एक बार असफल होने के बाद वे एक बार फिर मुझ पर हमला ज़रूर करेंगे, और उस बार मैं उनके पीछे जाने को तैयार रहूँगा। नागराज को हमले का आभास तो सही हो रहा था, लेकिन हमला इस बार उस पर नहीं बल्कि महानगर पर होने वाला था, और वो भी सूरज की पहली किरणों के साथ। 4 किलोमीटर के चक्कर हो गए। महानगर घूमने आए संजय गुप्ता यहाँ पर भी अपनी सुबह का रूटीन को बरकरार रखे हुए थे।
अब वापस चलना चाहिए। अपनी कार की तरफ बढ़ते संजय के कदम एकाएक थम गए। मिट्टी का एक ढेर तेजी से ऊपर उठकर कारों को अपनी आगोश में ले रहा था। अरे अरे, ये क्या? मेरी कार मिट्टी में कैसे ढक गई? संजय लाख कोशिशों के बावजूद भी मिट्टी की एक परत तक नहीं हटा पाए, और कुछ पलों बाद जब वो परत अपने आप हटी तो उनकी कार भी गायब हो चुकी थी, और साथ ही साथ वहां खड़ी हर वो गाड़ी जिस पर मिट्टी की परत चढ़ी थी। मेरी नवी ओपल कितने बाढ़ गई। ये हादसा जिसका उद्घाटन संजय गुप्ता की कार से कब शुरू हुआ था ये हादसा जिसका उद्घाटन संजय गुप्ता की कार से शुरू हुआ था, महानगर के एक दूसरे भागों में भी फैलने जा रहा था। आज सुबह संचार भवन में एकाएक भीषण आग भड़क उठी है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इमारत को हेलीकॉप्टर की मदद से खाली करा लिया गया है। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। अरे अरे, एकाएक इमारत पर मिट्टी की मोटी परत कैसे चढ़ रही है? परत चढ़ते ही जा रही है। पूरी इमारत ढक गई है, और कुछ ही पलों बाद जब परतें टूटनी शुरू हुई तो अरे, इमारत गायब। मुझे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचना होगा। नागराज तुरंत घटनास्थल की तरफ रवाना हो गया। ये वही हमलावर लग रहा है जिसकी भारती और मुझको आशंका थी, पर इस हमले का आखिरी मकसद ये वही हमला लग रहा है जिसकी भारतीय और मुझको आशंका थी, पर इस हमले का आखिर मकसद क्या हो सकता है? और फिर घटनास्थल पर पक्का तो कह नहीं सकते नागराज, पर कुछ लोगों के अनुसार आग जमीन के नीचे से आई थी, लावे के रूप में। पर इस आग से कम ये फायदा हुआ कि जब इमारत गायब हुई तो वो खाली हो चुकी थी। सभी आग लगने के कारण इमारत से भाग गए थे। शायद इमारत को गायब करने वालों का आग लगाने का कारण इमारत को खाली करवाना ही हो, क्योंकि वे सिर्फ इमारत को चाहते होंगे, इंसानों को नहीं। तुम्हारी बात मेरी समझ के बाहर है नागराज। मेरा दिमाग तो यही सोचकर चकरा रहा है कि इतनी बड़ी इमारत गई तो गई कहाँ? जमीन में एक छेद तक नहीं दिख रहा है। सर, विज्ञान भवन में भी यही हो रहा है। वहाँ बिल्डिंग में एक खौफनाक सर्प मानव ने पहले तो सबको डरा कर भगा दिया, और फिर विज्ञान भवन मिट्टी से ढकने लगा। ओह, कहीं वो सर्प मानो सुंको तो नहीं है? मुझे तुरंत वहां पर पहुंचना चाहिए। महानगर में देखा जा रहा ये खौफनाक नज़ारा दुनिया के बाकी हिस्से में भी साथ साथ देखा जा रहा था। ओ गॉड, पीसा की मीनार को ये क्या हो रहा है? गुड हेवंस, स्टेचू ऑफ लिबर्टी गायब हो गई, पर कहाँ? सारी दुनिया में जगह जगह से बॉम्बियां पैदा होकर हर चीज़ को निगलने के लिए बेताब हो रही थी, और इस तांडव को रोक पाने का कोई रास्ता मनुष्य को नहीं सूझ रहा था। यही है विज्ञान भवन को निगलने वाला बॉम्बी। अब देखता हूँ कि सुंकू भी इसमें है या नहीं। सुंकू, कहाँ हो? सामने आओ। मैं जानता था तू आएगा नागराज, जरूर आएगा। देख, मैंने कहा था ना कि ये शहर नहीं रहेगा। अब जा, कूद जा बॉम्बी से, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। जान से हाथ तो तू धो बैठेगा सुंकू, अगर तूने इस विनाश को तुरंत नहीं रोका तो। मुझे रोक सकने के सपने देखता रह नागराज, मैं तो चला। ओ, सुंकू इमारत सहित बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, और साथ ही साथ इस बॉम्बी का मुंह भी बंद होता जा रहा है। मुझे सुंकू के पीछे जाना ही होगा, क्योंकि ये मुसीबत पृथ्वी के अंदर से आई है, और इसको वहीं जाकर रोका जा सकता है। नागराज बिना एक भी पल गवाए सुंकू के पीछे कूद गया। उसको पूरी उम्मीद थी कि उसके पैर विज्ञान भवन की छत से टकराएंगे, लेकिन विज्ञान भवन ना जाने कहाँ गायब हो चुका था, और नागराज का शरीर जैसे एक अंधेरे कुएं में गिरता जा रहा था। ये क्या? विज्ञान भवन कहाँ गया? मेरे गिरने की गति से तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कई किलोमीटर नीचे गिर चुका हूँ। इस गति से अगर मैं कहीं टकरा गया तो मेरे पुर्जे पुर्जे हो जाएंगे। मुझे तो इस अंधेरे में कुछ तो नज़र नहीं आ रहा है। शायद मेरे सर्पों को कुछ नज़र आ जाए। सर्पों को जल्द ही एक उभरी चट्टान का कोना मिल गया।
इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।